हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर भारत में दल और दलीय व्यवस्था इसके बारे में पढ़ना जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे हम इस वीडियो में। साथ में जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे कांग्रेस प्रणाली, दो दलीय व्यवस्था और बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था, इन टॉपिक को डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। और ये वीडियो कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड देने जा रहे हैं, अदर स्टेट के बच्चों के लिए, साथ में सीयूईटी एग्ज़ाम और भी सरकारी नौकरियों के जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के काम आएगी। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा डिटेल देता हूँ ताकि इंटरेस्ट आपका डेवलप हो। दल को हम इंग्लिश में पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टी। दल को क्या बोलते हैं? पार्टी बोलते हैं बेटा। ठीक है। और दलीय व्यवस्था यानी जहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर काम करें। तो भारत में आपको पता होगा इस समय बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है और बहुत सारी ऐसी पार्टी इनके नाम आपको भी शायद नहीं पता और मुझे भी नहीं पता हूँ। तो इस चैप्टर में आज़ादी के बाद भारत में दल प्रणाली जो छाई हुई, जो दल प्रणाली का विकास हुआ, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन पॉइंट्स के जरिए ही मैं आपको सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को, या आपको कहीं भी मिल जाएंगे इजीली, लेकिन इनको समझाने का जो तरीका है वो अलग होगा आपके लिए। तो भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। गहरी आस्था का अर्थ बता रहा हूँ कि जितने नेताओं ने संघर्ष किया भारत की आज़ादी के लिए और संविधान निर्माण के समय, एक ही कंसेप्ट को ध्यान में रखा हुआ है, लोकतंत्र, कि देश में लोकतंत्र का शासन रहना चाहिए। किसका शासन रहना चाहिए? लोकतंत्र का। इसलिए भारत ने स्वतंत्रता के बाद लोकतंत्र का मार्ग चुना। किसका मार्ग चुना बेटा? लोकतंत्र का मार्ग अपनाया। जबकि लगभग उसी समय स्वतंत्र हुए कई देशों ने अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को संभाला। ठीक है, यानी इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री आज़ाद हुए थे, सब ने लोकतंत्र को नहीं अपनाया। केवल भारत एक ऐसा देश था जिसने लोकतंत्र को शुरू से ही अपनाया और आज भी भारत में लोकतंत्र है। पाकिस्तान भी भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र और सैनिक तंत्र दोनों में टक्कर रही, बांग्लादेश में रही। तो इन सभी के बावजूद इंडिया में लोकतंत्र आज़ादी के बाद से स्थापित हो गया और आज तक चल रहा है। तो पहला पॉइंट क्या था कि भारत के नेताओं की किस में आस्था थी? लोकतंत्र में आस्था थी। और भारत का सरकार शासन कैसे चलाया गया? लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी कुछ आएगा आपको, और इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन 2 बन सकता है आराम से। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हो गया। संविधान को बनने में आपको पता होंगे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के चुनाव करवाने थे। आज़ादी के बाद नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री पद मिला और नेहरू जी विदेश मंत्री थे। बहुत सारे मंत्री पद नेहरू जी के पास थे। और परंतु जब संविधान बन गया उसके बाद आपको पता है कि संविधान में चुनाव के बारे में बता रखा है। अनुच्छेद 324 एक ऐसा है जिसमें चुनाव आयोग की सारी कार्यों की वर्णन है। तो चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और चुनाव आयोग का कार्य है देश में समय समय पर चुनाव करवाना। तो 26 जनवरी को संविधान लागू होने के बाद अब क्या था? एक ऐसी सरकार बनाना जो चुन कर आए। तो नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। जनवरी 1950 में किसका गठन किया गया? चुनाव आयोग का गठन किया गया। और जो पहले चुनाव आयोग थे वो कौन थे? ये नोट करना आपको। पहले सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। तो पहले चुनाव कमिश्नर, चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त को इंग्लिश में इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो याद रहेगा आपको ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव आयुक्त पहले देश के सुकुमार सेन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। आजकल तो आपको पता है वोटिंग मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम कहा जाता है। इसके आप बटन दबा के किसी भी पार्टी को चुनाव डाल सकते हो। लेकिन जब पहली बार चुनाव करवाए गए
तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चुनाव आयोग की, चुनाव करवाएं कैसे। क्यों? मोस्टली भाग निरक्षर था, यानी कि साक्षर नहीं थे, और कईयों का नाम ऐसा था, फलां की बीवी, फलां की बेटी, उसकी बहू, तो ऐसे इस नाम से चुनाव करवाने में थोड़ी इशू है। तो क्या क्या चुनौतियां हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो ये महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, इस पॉइंट को आपको लर्न करना है बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट को आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। सबसे पहली समस्या क्या थी? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरी, चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करना। चुनावी क्षेत्रों को क्या करना? सीमांकन। सीमांकन मतलब होता है चुनाव की दृष्टि से देश को विभिन्न भागों में बांटना। दृष्टि से देश को विभिन्न भागों में बांटना, ठीक है, ये था। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा कि मतदाता सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं। अब क्या क्या बाधाएं थी बता रहा हूँ। फलां की बेटी, कई बार हमारे यहाँ समाज में शुरू में औरतों के नाम नहीं लिए जाते थे, ठीक है। फलां की बेटी, उसकी बहू, कल्लू की बहू, जो भी है हम नाम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो मतदाता सूची बनाने में बहुत बाधाएं आई, चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन में बाधाएं आई, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना, भाई ट्रेनिंग देते हैं, आपको पता नहीं होगा शायद, लेकिन इलेक्शन से पहले ट्रेनिंग दी जाती है जो चुनाव करवाते हैं। कम साक्षरता के चलते मतदान के विशेष पद्धति के बारे में सोचना। जब पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या कैसे चुनाव हुआ करता था, जितने वहाँ से नेता खड़े हुए वहाँ पे एक बक्सा रखते थे, उसका नाम लिखते थे बक्से में, उसका चुनाव चिन्ह, और जितने भी अगर 4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उस जगह से तो 4 बक्से रख दिए, और व्यक्ति हर मतलब चारों में से किसी एक बक्से में अपना वोट डालता था। ये तरीका था स्टार्टिंग में जब 1950-51 में चुनाव करवाए गए। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो पहले चुनाव कब हुए? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट MCQ में जरूर आएगा, ये CUET में आ सकता है। तो पहली बार चुनाव कब करवाए गए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, या पहली बार चुनाव भारत में कब हुए? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव करवाए गए। पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीती, इनका बहुमत रहा है। भारत में एक दल का प्रभुत्व अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से भिन्न रहा है। और स्टार्टिंग में कहा गया, जब तक नेहरू जी की मृत्यु नहीं होगी, नेहरू जी की मृत्यु आई थिंक 1964 में हुई थी शायद, नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हुई थी, मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा डेट में कन्फ्यूजन है मुझे। 1950 से लेके 1964 तक नेहरू जी देश के PM रहे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि 1980 तक एक ही पार्टी बार बार जीती, यानी कि ये भी कहा गया था कि भारत में एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन ये सरासर गलत बात है। वहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ थी, लेकिन उन पार्टियों को लोग नहीं जानते थे। वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जानते थे। जबकि अन्य देशों में, ये कि आपने एक मेन पॉइंट देखा होगा यहाँ पे कि अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व भिन्न रहा है, ठीक है। अन्य देशों में क्यों भिन्न रहा है? क्योंकि अन्य देशों में पार्टी ही एक थी, लेकिन हमारे देश में पार्टी बहुत सारी पार्टियाँ थी बेटा, लेकिन सबसे मेन पार्टी थी वो INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे हम इस पॉइंट को समझाने के लिए बहुत सारे सब पॉइंट लिए गए हैं कि भारत में जो एक दलीय प्रभुत्व था। अच्छा, एक दल का प्रभुत्व का मतलब आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक दल का प्रभुत्व कि जिस देश में केवल एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी प्रभुत्व, यानी एक ही पार्टी। तो जिस देश में सिर्फ एक ही पार्टी होती है उसे एक दल का प्रभुत्व कहते हैं, ठीक है। चाइना में है, चीन में एक ही पार्टी, अच्छी बात है, चीन में एक ही पार्टी है, रूस में भी मान लेंगे, तो ये चीज़ है। लेकिन भारत में एक पार्टी नहीं थी, पार्टियां बहुत थी, पर एक पार्टी को ज़्यादा पावर मिल जाती थी लोगों की वजह से, वो थी कांग्रेस पार्टी। मैक्सिमम PRI की स्थापना 1929 में हुई, जिसने मैक्सिमम 60 साल तक शासन किया। तो याद रखना मैक्सिमम कौन सी पार्टी थी बेटा? PRI। और परंतु इसका रूप तानाशाही था, ये भी याद रखना। मैक्सिको में PRI पार्टी की स्थापना 1929 में हुई, 60 वर्षों तक शासन किया इसने। बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर, यानी कि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं था,
लोकतंत्र नहीं था वहाँ पे। लोकतंत्र की कीमत पर एक ही पार्टी है, चाइना, चीन कहते हैं इसे, यानी चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में के संविधान में एक ही पार्टी की अनुमति थी। तो चीन, क्यूबा, सीरिया जैसे देशों में संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी की अनुमति थी, इसलिए भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व कहना उचित नहीं होगा। अगर प्रश्न आता है कि कैसे भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, तो लिख देंगे कि पार्टियां बहुत थी लेकिन लोगों ने एक ही पार्टी को ज़्यादा वोट दिए, लंबे समय तक एक ही पार्टी को जिताया, इस कारण कहा जा सकता है कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। और अगर इसके नेगेटिव में लिखना है कि भारत में बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां थीं लेकिन उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से एक पार्टी का प्रभुत्व कहना उचित नहीं होगा। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया जैसे देशों में एक ही पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों में कायम हुआ। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र एवं स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होते हो रहा, यानी इंडिया में जो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा वो चुनावों के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से। समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा जाता है कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं था, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां थी लेकिन चुनाव के माध्यम से। अब मैं सीधा साधा उदाहरण दे रहा हूं आपको बीजेपी का। पिछले 2 बार से बीजेपी जीत रही है। बीजेपी एकल पार्टी है जो कि स्ट्रांग है इस समय। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भारत में एक ही पार्टी है, पार्टियां बहुत हैं लेकिन इस समय पार्टी स्ट्रांग बीजेपी है। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूँ कहें कि इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। कैसे करना है इसको कि कांग्रेस के 3 प्रथम आम चुनावों में प्रभुत्व क्यों रहा, क्यों 1951-52 में कांग्रेस जीती, फिर 1955-56 में इंडिया जीती, फिर 1961-62 में कांग्रेस जीते, क्यों जीते ये, क्यों 3 आम 15 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा। इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 6 नंबर का या 4 नंबर का जो आएगा, तो आप कैसे लिखना है, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका, कि इस पार्टी के नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पार्टी के नेताओं ने तो कौन कौन नेता थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे इसी पार्टी में, है ना। और बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू हो गए, यूँ कहें महात्मा गांधी भी शामिल थे इसमें। तो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, सुसंगठित पार्टी, यानी कि ये पार्टी भारत के हर क्षेत्र में थी, यानी भारत के सभी भागों में इस पार्टी की शाखाएं थी। सभी भागों में पार्टी की शाखाएं थी। किस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, पहला और दूसरा। तीसरा, सबसे पुराना राजनीतिक दल था। 1885 में A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। जब से सबसे प्राचीन पार्टी, आज़ादी से पहले ही महत्वपूर्ण पार्टी थी कांग्रेस पार्टी। पार्टी का चौथा पॉइंट है बेटा, पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, यानी हर जन जन तक कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि इस पार्टी में हर धर्म, जाति, लिंग के लोग थे, अमीर लोग थे, गरीब लोग थे, जमींदार थे, किसान थे, सभी शामिल थे। और प्रसिद्ध नेता, जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता, इंदिरा गांधी को कौन नहीं जानता, तो प्रसिद्ध नेता। तो ये 5 कारण हो गए। छठा कारण क्या है? सबको समेटकर मेलजोल के साथ, यानी इसी पार्टी में से आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो बीजेपी पार्टी है वो एक समय पर इसके जो लोग थे वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर ही थे। तो सबको समेटकर मेल जोल कर चलने वाली पार्टी थी, यानी कि जितनी आज हम पार्टी देख रहे हैं कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थी। और भारत की चुनाव प्रणाली, क्योंकि भारत में एक रूल है, जिसको ज़्यादा वोट मिले वही बनेगा विजेता। तो इन सभी कारणों से, इन सभी प्रसिद्ध कारणों के कारण कांग्रेस पार्टी का 3 आम चुनावों में प्रभुत्व रहा। ऐसे के ऐसे ही लिख के आओगे, आपको थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे कि जैसे पार्टी के प्रसिद्ध नेता इस पार्टी में शामिल थे, थोड़ा लाइन बड़ी कर लेना आप। आगे, कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक विचारात्मक गठबंधन की थी, यानी कि कांग्रेस की पार्टी ऐसी थी, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थी, विचारात्मक गठबंधन की थी। कांग्रेस में कौन कौन शामिल थे बेटा? किसान, उद्योगपति, शहर के बाशिंदे, गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग, सभी जाति के। तो इस कारण से कांग्रेस सभी पार्टियों की बाप बनी रही पिछले 3 आम चुनावों में। कांग्रेस के अंदर ही नरमपंथी, मैंने स्ट्रीम बताया आपको, गर्मपंथी,
दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी थे। गर्मपंथी जो उग्रवादी यानी कि जो हिंसा करके अपनी बात मनवाते थे, नरमपंथी जो चिट्ठी पत्रों के माध्यम से, दक्षिणपंथी जो अमेरिका जैसे जीने में बिलीव करते थे, और वामपंथी जो नहीं जो गरीबों के हिमायती थे, सभी इसके अंदर शामिल थे। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है। अगर एक नंबर में आता है तो ये भी महत्वपूर्ण कारण लिख सकते हो आप। दूसरा है कांग्रेस की गठबंदी स्वभाव। कांग्रेस किसी को कहता है, आ जाओ भाई हमारे अंदर बहुत जगह खाली है। तो कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी, यानी इसी के जो मेंबर थे वो विपक्ष में भी थे और इसी के मेंबर पक्ष में थे। तो दोनों भूमिका कांग्रेस पार्टी ने पहले 3 आम चुनावों में निभाई। इस कारण इस भारतीय राजनीतिक कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो कांग्रेस प्रणाली का मतलब क्या है कि आज़ादी के 15 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने देश की बागडोर संभाली। सभी नेता कांग्रेस पार्टी के थे, हर विपक्ष और पक्ष में सभी कांग्रेसी थे, और इस कारण भारतीय राजनीति में इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं कह रहा हूँ वीडियो ध्यान से देख लोगे, आपको पूरे चैप्टर का सार जो कि होता है ना, कंक्लूजन, वो आपको निकल के सामने आएगा। अब 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। मैंने कहा था ना कुछ डेट कन्फ्यूजन थी। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां आई। सब ने सोचा अब कौन बनेगा पीएम, अब किसको बनाया जाए। तो 1964 में मई में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया? वो ये रेलवे मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, साथ में ये कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो प्रधानमंत्री के कुछ महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, जैसे रेलवे मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब। तो लाल बहादुर शास्त्री सबसे ईमानदार नेता थे। तो 1966 तक, तो पहले पीएम देश की, ये भी याद हो जाएगा आपको जो जीके की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। शास्त्री जी का 10 जनवरी 1966 में ताशकंद में देहांत हो गया। और ये याद रखना, इस समय 2 घटनाएं घटी, चीन का भारत पे हमला और पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो 2 घटनाएं लाल बहादुर शास्त्री के समय घटी, पाकिस्तान युद्ध घटा, ठीक है, पाकिस्तान का युद्ध और चाइना का युद्ध, 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई व इंदिरा गांधी के मध्य कंपटीशन हुआ और इंदिरा गांधी को, तो अगली इंदिरा गांधी पीएम है। 1966 में इंदिरा गांधी पीएम बनी, ठीक है, याद रहेगा। और सिंडिकेट क्या है? बड़े बड़े नेताओं के ग्रुप को सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट बैंक का नाम भी है। तो सिंडिकेट का मतलब है बड़े बड़े नेताओं को सिंडिकेट कहा गया। क्या कहा गया? सिंडिकेट कहा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की अनुभवहीन होने के बावजूद प्रधानमंत्री बनने में समर्थन दिया। सिंडिकेट क्या है बेटा? प्रश्न आएगा परीक्षा में। तो कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं का समूह सिंडिकेट कहलाया। ठीक है, कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं का समूह सिंडिकेट कहलाया। और सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को इसलिए पीएम बनाया कि बन तो जाएगी, रहेगी बेवकूफ़, हमसे पूछ के सारा काम करेगी। लेकिन हुआ उल्टा। तो समर्थन दिया मानकर कि दिशा निर्देशन के लिए, यानी कि डायरेक्शन के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहेगी। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। तो पहला पीएम जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे इंदिरा गांधी जी। और चौथा आम चुनाव, ये पहली बार चुनाव था जो जवाहरलाल नेहरू के बिना हो रहा था। पहला तो पता आपको 1951-52 में हुआ, फिर दूसरा 55-56 में हुआ, ठीक है, तीसरा 1961-62 में हुआ। तो हर 5 साल में यानी 67 में चुनाव हुआ। इस चुनाव की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस समय देश में बहुत आर्थिक संकट था। आर्थिक संकट क्या आ गया था? और ये भी आ सकता है कि चौथे आम चुनाव के दौरान देश में क्या आर्थिक संकट था। तो आर्थिक संकट बता रहा हूँ बच्चों आपको मैं, क्या था आर्थिक संकट, ध्यान देंगे। मानसून की असफलता, व्यापक सूखा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, निर्यात में गिरावट, सैन्य खर्चे में बढ़ोतरी से देश आर्थिक संकट में आ गया। तो चौथे आम चुनाव के समय देश आर्थिक संकट में आ गया था। ये आपके महत्वपूर्ण मैंने कारण बता दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपक्षी दलों ने जनता को लामबंद करना शुरू कर दिया।
ऐसी स्थिति में अनुभवहीन प्रधानमंत्री चुनावों का सामना करना एक बड़ी चुनौती थी। तो अब भाई जवाहरलाल नेहरू को तो हर कोई जानता था, इंदिरा गांधी नई नई बनी थी, तो कैसे उसका साथ दे दें। तो इसलिए चौथा आम चुनाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना बेटा, चौथे आम चुनाव में, 3 में तो जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लड़ाई करी और जीते हमेशा अच्छी तरह। चुनावों के नतीजे को राजनीतिक भूकंप कहा गया। चौथे आम चुनाव के राजनीतिक नतीजे को राजनीतिक भूकंप कहा गया। कांग्रेस 9 राज्यों में हार गई। सीएम के चुनाव होता ना, सीएम, तो 9 राज्यों में हार गई। कहाँ का? यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल में हार गई। ये राज्य भारत के किसी एक भाग में, यानी चारों दिशाओं में कांग्रेस की हार हुई। तो 1967 के चौथे आम चुनाव में कांग्रेस को 9 राज्यों में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक घटना और घटी। नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया। सिंडिकेट व इंदिरा गांधी के मध्य बढ़ते मतभेद। राष्ट्रपति चुनाव 1969 में इंदिरा गांधी समर्थित वीवी गिरी की जीत। अब राष्ट्रपति चुनाव 1969 में हुआ तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को बनवाया। किसको बनवाया बेटा? वीवी गिरी को बनवाया। और एन संजीव रेड्डी हार गए। एन संजीव रेड्डी सिंडिकेट की तरफ से थे और इंदिरा गांधी की तरफ से थे वीवी गिरी। ये कहाँ से थे? इनकी तरफ से, और ये इनकी तरफ से थे। 1969 में कांग्रेस को विभाजन की हार झेलनी पड़ी। इससे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर बन गया। कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजनिस्ट बन गया। तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। याद रहेगा, कहानी बहुत सिंपल है। 3 आम चुनाव तक कांग्रेस जीती। क्यों जीती? नेता सबसे पुरानी पार्टी थी, प्रभावशाली नेतृत्व था, राष्ट्रव्यापी पार्टी थी, इन सब से। लेकिन चौथे आम चुनाव में जीती तो कांग्रेस, लेकिन 9 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। इसका निष्कर्ष हुआ कि 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने जन आधार को खोई हुई जमीन को पुनः प्राप्त करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। बड़ा फेमस नारा था बेटा ये। फिर 1967 के बाद 1971 में चुनाव हुए और फिर एक कांग्रेस बड़े अंतर से जीत गई। और 1971 में ही गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। ठीक है, याद है कुछ? लाल बहादुर शास्त्री यहाँ तक प्रधानमंत्री रहे। इस अवधि में 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कौन कौन सा? भी मैंने आपको बताया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध और मानसून की असफलता। तो मानसून यानी कि खेती में असफलता और भारत पाकिस्तान का युद्ध, 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस चुनौती के बाद जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। तो शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में युद्ध की समाप्ति के बाद 1966 में सोवियत संघ में ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी इस समय, में एक समझौता हुआ। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से थे और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अयूब खान। यह सकता है कि ताशकंद समझौता के बारे में 2 बताएं कुछ। तो 1965 के युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में 66 में एक ताशकंद में एक समझौता हुआ भारत के पीएम के बीच और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच। ठीक है, और इसको ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और, 1960 के दशक को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि इस दौरान भारत को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा। 1962 में चीन का सामना, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध का सामना करना पड़ा। देश में मानसून की असफलता, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। तो 1960 का दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, SUET में, कि किस दशक को खतरनाक दशक? क्योंकि इस समय क्या घटनाएं घटी? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, और आपको पता है कि गरीबी, महंगाई, ये सब थी। चौथे आम चुनाव के दौरान देश की आर्थिक स्थिति दांवाडोल थी। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, खाद्यान्न की कमी हो गई। ठीक है, इससे बहुत आंदोलन हुए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया। आगे, जो दल अपने कार्यक्रम व विचारधाराओं के धरातल पर अलग थे वे एकजुट हुए। यानी कि विपक्षी पार्टियां, छोटी मोटी पार्टियों ने क्या किया? उन्होंने सीटों के मामले में चुनावी तालमेल करते हुए कांग्रेस के विरोध मोर्चा बनाया। और समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, यानी एक नई विचारधारा बनी, गैर कांग्रेसवाद। एक तो कांग्रेस पार्टी थी इंदिरा गांधी की, एक गैर कांग्रेसवाद, जिसके नेता राम मनोहर लोहिया थे। चुनावों के जनादेश को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि कांग्रेस पहली बार 9 स्टेट में हार गई थी, उसे वोट प्रतिशत सीटें भी कम मिली। तो 1960 यानी चौथे आम चुनाव के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटी। 1967 के राज्यों में
गठबंधन, गठबंधन क्या होता है? जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती है। तो 1967 के चुनावों में सारा तामझाम देखने को मिला। क्यों मिला? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। तो पार्टियों ने मिलकर एसवीडी यानी संयुक्त विधायक दल बनाया। पंजाब में बनी एसवीडी सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया। तो सभी दलों ने मिलकर एसवीडी बनाया, संयुक्त विधायक दल बनाया बेटा। ठीक है। दल बदल, पता होगा दल बदल, जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहते हैं, जो कि बीजेपी बहुत कर रही है आजकल, है ना। क्या करती है? कहीं भी नेता खरीद लेती है। तो दल बदल क्या है? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाए, उसे दल बदल कहते हैं। इसी दौरान एक अमूल का एक जुमला आया था, अमूल जो दूध की कंपनी है, आया राम गया राम। सुनाता हूँ इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी। 1967 के चुनावों के बाद कांग्रेस के एक विधायक, हरियाणा के विधायक थे गयालाल नाम है उनका, ने एक पखवाड़े 15 दिन के भीतर 3 बार पार्टी बदली। उनके नाम पर आया राम गया राम का जुमला बदल गया, और ये जुमला दल बदल की धारणा से। तो आया राम गया राम का जुमला कब आया? जब कोई नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं के समूह को क्या बोलते हैं? सिंडिकेट। मैं आपको बता चुका ऑलरेडी कि प्रसिद्ध वरिष्ठ नेताओं को, ताकतवर नेताओं को सिंडिकेट कहा जाता था। 1969 में सिंडिकेट का विभाजन हो गया कांग्रेस ओ और आर के नाम पे। ठीक है बेटा। तो सिंडिकेट के नेता थे के कामराज, जो मद्रास राज्य के नेता थे, और मिड डे मील शुरू किसने कराया? के कामरेज ने। खाता ना मिड डे मील स्कूल में। एम के पाटिल बम्बई शहर के थे। के एस निजलिंगप्पा मैसूर के। एन संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश। अतुल्य घोष पश्चिम बंगाल। तो ये सिंडिकेट नेता कौन थे? परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो बेटा, तो सिंडिकेट नेता ये सब थे बेटा कि कांग्रेस के भीतर प्रभावशाली ताकतवर नेताओं के समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट कहा जाता था। और 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, जो हम स्मॉल में पढ़ चुके हैं, अब डीपली पढ़ने की, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि देश के राष्ट्रपति थे उस समय, उनकी मृत्यु के बाद, पहले तो आपको पता होगा कौन थे, पहले राजेंद्र प्रसाद थे। सिंडिकेट ने एन संजीव रेड्डी का नाम, जो कि लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय, घोषित किया। इंदिरा गांधी ने उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के पद पर नामांकन भरवा दिया। इंदिरा गांधी ने अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालने को लिखा और वीवी गिरी जीत गए। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में। ठीक है। तो ये कांग्रेस ओ, सिंडिकेट वाला को कांग्रेस ओ और इंदिरा गांधी वाले को कांग्रेस आर कहा गया। ठीक है। कांग्रेस 2 भागों में 1969 में बट गई। याद रखना इस डेट को कब बटी थी। देशी रियासतों का विलय, तो ये तो हमारे महत्वपूर्ण उन्होंने करवाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में कराने से पहले सरकार ने रियासतों के शासक परिवार के निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। सरकार की तरफ से विशेष भत्ता देने का आश्वासन किया, और दोनों इस बात का मान जाएगी कि रियासत का विस्तार, सॉरी मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक बार, कि देशी रियासतों, आपको पता है 565 रजवाड़े थे हमारे देश में। ठीक है। इनको इकट्ठा करना आसान नहीं था, इनको कुछ कंडीशन पे हथियाया गया, जिनका नाम था इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। पढ़ा होगा इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, जिसके तहत इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के इन भाग को भारत में मिलाया गया, और इसलिए मिलाया गया ताकि वो भारत को विभाजित ना कर पाए। तो कुछ कंडीशन में इनको अधिकार दिए कि निजी संपदा, यानी निजी संपदा रखने का अधिकार दिया गया इनको, किनको? रजवाड़ों को, रियासतों, और सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ता भी दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद इसको हटा दिया गया। हालांकि इसे पीवी पर्स कहा जाता है। पीवी पर्स मतलब इनका पर्सनली पर्स। इसमें क्या क्या दिया गया कि निजी संपदा रखने का अधिकार, सरकार की तरफ से कुछ विशेष अधिकार। ठीक है। और ये किस हिसाब से लगाया गया? कितना बड़ा रियासत है, कितना रिवेन्यू आता है, कितनी क्षमता, इस आधार पे उनको कुछ सरकार ने अधिकार दिए। इसे प्रीवी पर्स कहा जाता है। तो सरकार ने रजवाड़ों को मिलाने के लिए प्रीवी पर्स की स्थापना की थी। जैसे सैफ अली खान के पिताजी नवाब पटौदी अली खान, मंसूर अली खान दादा, इनके पास पूरे गांव के गांव हैं। ये उस समय राजा महाराजा के, या यूँ कहेंगे रजवाड़ों में आते थे।
1967 के चुनावों के खोई हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए इंदिरा गांधी ने नए कार्यक्रम चलाए, 10 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार। तो ये 3-4 सुधार किए गए, जिसके बाद 1967 के बाद जो चुनाव 1971 में हुआ वो जीता गया। तो इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनावों में अपनी खोई हुई जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाए, जिनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, खाद्यान्न का सरकारी वितरण और भूमि सुधार। तो ये आएगा कि 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने क्या क्या स्कीम अपनाई, ये तीनों स्कीम आप लिख सकते हैं। 1971 के चुनावों में गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर ग्रैंड अलायंस बनाया। जितने भी विपक्षी पार्टियां थी, 10, 15, 20 जितने भी पार्टियां थी कांग्रेस की विरोधी, सब ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जाना जाता है। तो 1971 के चुनावों में कांग्रेस वर्सेस ग्रैंड अलायंस रहा है। समझ में आया आपको? कांग्रेस वर्सेस ग्रैंड अलायंस। एक बार फिर से आपको पूरी डेट याद करवाता हूँ। 1951 में क्या हुआ? पहला आम चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1955-56 में क्या हुआ? दूसरा आम चुनाव, कांग्रेस पार्टी जीत गई। 1961-62 में तीसरा आम चुनाव, कांग्रेस पार्टी जीत गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की 1964 में मृत्यु हो गई। ठीक है, डेट वाइज याद करवाऊंगा, चिंता ना करो आप। इंदिरा गांधी ने सकारात्मक कार्यक्रम रखा और गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनावों में दिया, और ग्रैंड अलायंस ने नारा दिया इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स की समाप्ति पर चुनाव अभियान पे, यानी जो प्रिवी पर्स दिया था राजाओं को, जो विशेष अधिकार प्राप्त है, वो भी एंड कर दिए। और रिजल्ट क्या आया कि कांग्रेस आर ने 375 सीटें जीती, गठबंधन ने कांग्रेस ओ ने केवल 16 सीट जीती और ग्रैंड अलायंस ने केवल 40 सीटें जीती। यानी कि खाली कांग्रेस ने 375 यानी 352 कांग्रेस ने और 23 कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर इतनी सीटें जीती, और 16 सीटें जो ग्रैंड अलायंस, बहुत सारी पार्टियां थी, 20, 30, 40 से भी कम सीटें मिली, और कांग्रेस ओ को 16 सीटें मिली। चैप्टर एंड होने के बाद आपको एक बार फिर से मैं पूरी डिटेल याद करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, ठीक है, चैप्टर बस एंड होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है, करवाता हूँ मैं आपको फटाफट। कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी ने जब चुनाव जीता था। कौन सा चुनाव था वो? 5वां आम चुनाव था। कांग्रेस अब विभिन्न मितों व हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी जो स्टार्टिंग में थी। ये कुछ सामाजिक वर्गों, गरीब, महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि सबको अपने में शामिल नहीं किया। गरीबों, महिला, दलितों की हिमायती वाली पार्टी बनी, गरीबों की पार्टी बनी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया, परंतु कांग्रेस प्रणाली को बदल दिया। पार्टी का ढांचा कमजोर था। पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ का नारा, इससे जुड़ा कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सारे ने वे अपने लिए देशव्यापी समर्थन की बुनियादी तैयार करना चाहती थी। इससे इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन, किसान, दलितों, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, सबका वोट लिया। जैसे विकास के नाम पर मोदी जी ने वोट लिया, वैसे गरीबी हटाओ के नाम पर इंदिरा गांधी ने वोट लिया, और 1971 में बहुत बड़े बहुमत से इंदिरा गांधी की जीत हुई। तो गरीबी हटाओ क्या लॉजिक था बेटा कि इससे जुड़ा कार्यक्रम था कि देश भर में कि मुझे जिताओ, मैं तुम्हारी गरीबी हटा दूंगी। तो किस किस ने इसका सहयोग दिया इंदिरा गांधी का? भूमिहीन किसान ने दिया, दलितों ने दिया, आदिवासियों ने दिया, अल्पसंख्यकों ने दिया, महिलाओं ने, बेरोजगारों ने दिया। और 1977 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी, जो कि भारतीय जनता पार्टी आप कहते हैं आजकल, जनता पार्टी का गठन किया। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया। अब बहुत सारे नेताओं ने, फेमस नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी बना ली, इनके बारे में पढ़ेंगे। जनता पार्टी की आपातकाल की जातियों के मुद्दा बनाकर चुनाव को उस जनमत संग्रह का रूप दिया। 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में केवल 154 सीटें मिली। क्यों? क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी लगाई गई थी, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी बेटा। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने से उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं मिली इसको। किसको? कांग्रेस पार्टी को। 1977 छठा आम चुनाव था। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और चरण सिंह व जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। तो 1977 में पहली बार कांग्रेस हार गई। ठीक है, कब? 1951 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी रही। 1977 से लेके सिर्फ 1-2 साल तक, 1900 मेरे ख्याल से 2 साल तक
विपक्षी पार्टी रही। तो इतने साल तक कांग्रेस ने शासन किया, याद रखना इस चीज़ को। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व की कमी थी, जिसके कारण 1980 में हार गई और दोबारा चुनाव करवाए गए और कांग्रेस को 353 सीटें मिली। ठीक है, केवल 3 साल के लिए ही ये पार्टी रही, लड़ाई झगड़े के बाद एंड हो गई। अब आ गया बहुदलीय व्यवस्था। अब क्या हुआ, 1980 के बाद क्या हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं, तो कांग्रेस की हार के बाद भारत में दलीय व्यवस्था से उसका प्रभुत्व समाप्त हो गया। अब केंद्र में गठबंधन सरकारों का दल बढ़ गया। पहले जो सरकार बनती गठबंधन की 1977 में बनी थी, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंदिरा गांधी को हराया था। तो पहली बार जो गठबंधन सरकार बनी 1977 बनी, कौन थे प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। तो याद रहेगा, इंदिरा गांधी के बाद कौन प्रधानमंत्री बने? मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही। और 1989 के बाद चुनावों के बाद गठबंधन का युग आरंभ हुआ। चुनावों के बाद जनता दल और कुछ क्षेत्रीय दलों ने भाजपा और वाम मोर्चे के समर्थन से सरकार बनाई। 1998-2004 तक बीजेपी की सरकार रही। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2004-09 से 14 तक कांग्रेस पार्टी रही। उसके बाद 2014 से अब तक कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। याद होगा ये पॉइंट, तो आपको फिर भी समझाता हूँ मैं कि 1977 से देखो 1977 से 1980 तक गैर कांग्रेसी पार्टी रही। 1951 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी रही। ठीक है, फिर 1981 से लेके 1989 तक फिर कांग्रेस पार्टी रही। और 1989 से लेके 1900 ठीक है, फिर 1998 से लेके 2004 तक बीजेपी की पार्टी रही। और 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस पार्टी रही। 14 से अब तक क्या रही? बीजेपी पार्टी रही। ठीक है, याद रहेगा। गठबंधन सरकार क्यों उदय हुए, क्यों गठबंधन सरकार बनते हैं? क्योंकि राजनीतिक दल कमज़ोर थे। बहुत सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कि पूरे बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती, इसलिए गठबंधन बनाते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी से आम आदमी पार्टी है भाई, इस एक स्टेट वाली पार्टी है, नेशनल वाली पार्टी नहीं है इसने। और जातीय और संप्रदाय, ये सब कारण है बेटा जिसके कारण गठबंधन सरकार का उदय हुआ। ठीक है, तो अब मैं आपको डेट्स याद करवाता हूँ एक बार फिर से, ध्यान से देंगे कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, याद रहेगा। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 1951-52 में पहला इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, सुकुमार सेन ने करवाया। और 1952 से लेके 1964 तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे, याद रहेगा। डेट वाइज याद करना बेटा। ठीक है, 1964 से लेके 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी रहे। फिर 1966 से लेके 1977 तक इंदिरा गांधी। फिर मोरारजी देसाई 1977 से बेटा 1980 कौन रहा है? मोरारजी देसाई, बीजेपी रही है। फिर 1981 से 1989 तक फिर इंदिरा गांधी रही है। फिर राजीव गांधी आए। और 1998 में याद रखना, 1998 में बेटा कौन सी पार्टी आई थी? 1998 में जनता दल की पार्टी आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी बने। और 2004 से लेके 14 तक रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और 2014 से अब तक है बीजेपी पार्टी। याद रखना, 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा बड़ा फेमस था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना आपको कि 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बढ़ गई, ओ और आर। आर यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को दिग्विजनिस्ट कहा जाता था, और ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था किसको? सिंडिकेट वाली को। ठीक है, याद रखना ये चीज़, पॉइंट एंड में बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे दलीय व्यवस्था आई। पंजाब के, हरियाणा के एक विधायक ने 15 दिन के अंदर 3 बार पार्टी बदली। गया राम आया राम उनका नाम पड़ गया, जुमला पड़ गया। इस तरीके से पूरी जो चैप्टर है वो एक दल का प्रभुत्व है। क्या है? एक दल का प्रभुत्व। और वो दल कौन था बेटा? वो कांग्रेस पार्टी थी पहले कभी, और आज कौन सी पार्टी है? आज है बीजेपी पार्टी। आज क्या है? बीजेपी पार्टी है।
तो एक दल का प्रभुत्व का मतलब है जब बहुत सारी पार्टियां तो हों लेकिन किसी एक दल को खास बहुमत मिले, उसे हम एक दलीय प्रभुत्व कहते हैं, बहुत सारे दल होने के बावजूद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी हम समय समय पर इसके डीप वर्जन को लेकर आएंगे। अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो अपलोड की गई है। वीडियो आपको हर क्षेत्र में काम आएगी, 12वीं नहीं अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए, सब में काम आएगी। तो एनबी लर्निंग से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से चालू रखिए। धन्यवाद।